आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान भाग 24। सोना 17वें साल में थी और इस साल उसका विवाह करना आवश्यक था। होरी तो 2 साल से ही इसी फिक्र में था, पर खाली हाथ होने से कोई काबू ना चलता था। मगर इस साल जैसे भी हो उसका विवाह कर देना ही चाहिए, चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे खेत गिरो रखना पड़े। और अकेले होरी की बात चलती तो 2 साल पहले ही विवाह हो गया होता। वह किफ़ायत से काम करना चाहता था, पर धनिया कहती थी, कितना ही हाथ बांधकर खर्च करो, 2-250 लग जाएंगे। झुनिया के आ जाने से बिरादरी में इन लोगों का स्थान कुछ हेठा हो गया था और बिना 100-200 लिए कोई कुलीन वर ना मिल सकता था। पिछले साल चैती में कुछ मिला था तो पंडित दाता दीन का आधा साझा, मगर पंडित जी ने बीज और मजूरी का कुछ ऐसा ब्यौरा बताया कि होरी के हाथ 1/4 से ज़्यादा अनाज ना लगा और लगान देना पड़ गया पूरा। ऊख और सन की फसल नष्ट हो गई। सन तो वर्षा अधिक होने और ऊख दीमक लग जाने के कारण। हाँ, इस साल चैती अच्छी थी और ऊख भी खूब लगी हुई थी। विवाह के लिए गल्ला तो मौजूद था। 200 रुपये भी हाथ आ जाएं तो कन्या ऋण से उनका उद्धार हो जाए। अगर गोबर 100 रुपये की मदद कर दे तो बाकी 100 रुपये होरी को आसानी से मिल जाएंगे। झिंगुरी सिंह और मंगरू शाह दोनों ही अब कुछ नर्म पड़ गए थे। जब गोबर परदेश में कमा रहा है तो उनके रुपए मारे ना जा सकते थे। एक दिन होरी ने गोबर के पास 2-3 दिन के लिए जाने का प्रस्ताव किया, मगर धनिया अभी तक गोबर के वह कठोर शब्द ना भूली थी। वह गोबर से एक पैसा भी ना लेना चाहती थी, किसी तरह नहीं। होरी ने झुंझला कर कहा, लेकिन काम कैसे चलेगा यह बता। धनिया सिर हिलाकर बोली, मान लो गोबर परदेश ना गया होता, तब तुम क्या करते, वही अब करो। होरी की जबान बंद हो गई। एक क्षण बाद बोला, मैं तो तुझसे पूछता हूँ। धनिया ने जान बचाई, यह सोचना मर्दों का काम है। होरी के पास जवाब तैयार था। मान ले मैं ना होता, तू ही अकेली रहती, तब तू क्या करती, वह कर। धनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखा। तब मैं कुछ कन्या भी दे देती तो कोई हंसने वाला ना था। कुछ कन्या होरी भी दे सकता था, इसी में उसका मंगल था। लेकिन कुल मर्यादा कैसे छोड़ दे। उसकी बहनों के विवाह में 300 बाराती द्वार पर आए थे। दहेज भी अच्छा ही दिया गया था। नाच तमाशा, बाजा गाजा, हाथी घोड़े सभी आए थे। आज भी बिरादरी में उसका नाम है। 10 गांव के आदमियों से उसका हेल मेल है। कुछ कन्या देकर वह किसे मुंह दिखाएगा। इससे तो मर जाना अच्छा है। और वह क्यों कुछ कन्या दे। पेड़ पालो हैं, जमीन है और थोड़ी सी साख भी है। मगर वह 1 बीघा भी बेच दे तो 100 मिल जाए। लेकिन किसान के लिए जमीन जान से भी प्यारी है, कुल मर्यादा से भी प्यारी है। और कुल 3 ही बीघे तो उसके पास है। अगर 1 बीघा बेच दे तो फिर खेती कैसे करेगा। कई दिन इसी हैस वैस में गुजरे। होरी कुछ फैसला ना कर सका। दशहरी की छुट्टियों के दिन थे। झिंगुरी सिंह, पटेश्वरी और नोखेराम तीनों ही सज्जनों के लड़के छुट्टियों में घर आए थे। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे और यद्यपि तीनों 20-20 साल के हो गए थे, पर अभी तक यूनिवर्सिटी में जाने का नाम ना लेते थे। एक एक क्लास में 2-2।
3-3 साल पड़े रहते। तीनों की शादियां हो चुकी थीं। पटेश्वरी के सपूत विंदेश्वरी तो एक पुत्र के पिता भी हो चुके थे। तीनों दिन भर ताश खेलते, भंग पीते और छैला बने घूमते। वे दिन में कई कई बार होरी के द्वार की ओर ताकते हुए निकलते और कुछ ऐसा संयोग था कि जिस वक्त वे निकलते उसी वक्त सोना भी किसी न किसी काम से द्वार पर आ खड़ी होती। इन दोनों वही साड़ी पहनती थी जो गोबर उसके लिए लाया था। यह सब तमाशा देख देख कर होरी का खून सूखता जाता था, मानो उसकी खेती चौपट करने के लिए आकाश में ओले वाले पीले बादल उठे चले आते हों। एक दिन तीनों उसी कुएं पर नहाने जा पहुँचे जहाँ होरी ऊँख सींचने के लिए पुर चला रहा था। सोना मोट ले रही थी। होरी का खून खौल उठा। उसी सांझ को वह दुलारी सहुआइन के पास गया। सोचा औरतों में दया होती है, शायद इसका दिल पसीज जाए और कम सूद पर रुपए दे दे। मगर दुलारी अपना ही रोना ले बैठी। गांव में ऐसा कोई घर ना था जिस पर उसके कुछ रुपए ना आते हों। यहाँ तक कि झिंगुरी सिंह पर भी उसके 20 रुपए आते थे, लेकिन कोई देने का नाम ना लेता। बेचारी आकर कहा, भाभी बड़ा पुण्य होगा, तुम रुपए ना दोगी, मेरे गले की फांसी खोल दोगी। झिंगुरी सिंह और पटेश्वरी मेरे खेतों पर दांत लगाए हुए हैं। मैं सोचता हूँ बाप दादा की यही तो निशानी है। यह निकल गई तो जाऊँगा कहाँ। एक सपूत वह होता है कि घर की संपत्ति बढ़ाता है। मैं ऐसा कपूत हो जाऊं कि बाप दादों की कमाई पर झाड़ू फेर दूं। दुलारी ने कसम खाई। होरी, मैं ठाकुर जी के चरण छूकर कहती हूँ, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। जिसने लिया वह देता नहीं, तो मैं क्या करूँ। तुम कोई गैर तो नहीं हो, सोना भी मेरी ही लड़की है। लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तुम्हारा ही भाई हीरा है, बैल के लिए 50 रुपए लिए, उसका तो कहीं पता ठिकाना नहीं। उसकी घरवाली से मांगो तो लड़ने के लिए तैयार। शोभा भी देखने में बड़ा सीधा साधा है, लेकिन पैसा देना नहीं जानता। और असल बात तो यह है कि किसी के पास है ही नहीं, दे कहाँ से। सबकी दशा देखती हूँ, इसी मारे सब्र कर जाती हूँ। लोग किसी तरह पेट पाल रहे हैं, और क्या। खेती बाड़ी बेचने की मैं सलाह ना दूंगी, कुछ नहीं है, मर्जात तो है। फिर कन फुसकियों में बोली, पटेश्वरी लाला का लौंडा तुम्हारे घर की ओर बहुत चक्कर लगाया करता है। तीनों का वही हाल है, इनसे चौकस रहना। यह शहरी हो गए, गांव का भाईचारा क्या समझे। लड़के गांव में भी हैं, मगर उनमें कुछ लिहाज है, कुछ अदब है, कुछ डर है। ये सब तो छूटे सांड हैं। मेरी कौशल्या ससुराल से आई थी। मैंने इन सबों के ढंग देखकर उसके ससुर को बुलाकर विदा कर दिया। कोई कहाँ तक पहरा दे। होरी को मुस्कुराते देखकर उसने सरस ताड़ना के भाव से कहा, हंसोगे होरी तो मैं भी कुछ कह दूंगी। तुम क्या किसी से कम नटखट थे। दिन में 2500 बार किसी ना किसी बहाने मेरी दुकान आया करते थे, मगर मैंने कभी ताका तक नहीं। होरी ने मीठे प्रतिवाद के साथ कहा, यह तो तुम झूठ बोलती हो भाभी। मैं बिना कुछ रस पाए थोड़े ही आता था। चिड़िया एक बार परत जाती है, तभी दूसरी बार आंगन में आती है। चल झूठे,
आंखों से ना ताकती रही हो, लेकिन तुम्हारा मन तो ताकता ही था, बल्कि बुलाता था। अच्छा, रहने दो, बड़े आए अंतर्जामी बनके। तुम्हें बार बार मडराते देख के मुझे दया आ जाती थी, नहीं तुम कोई ऐसे बाके जवान ना थे। हुसैनी एक पैसे का नमक लेने आ गया और यह परिहास बंद हो गया। हुसैनी नमक लेकर चला गया तो दुलारी ने कहा, गोबर के पास क्यों नहीं चले जाते, देखते भी आओगे और शायद कुछ मिल भी जाए। होरी निराश मन में बोला, वह कुछ ना देगा। लड़के 4 पैसे कमाने लगते हैं तो उनकी आंखें फिर जाती हैं। मैं तो बेहयाई करने को तैयार था, लेकिन धनिया नहीं मानती। उसकी मर्जी बिना चला जाऊं तो घर में रहना काल कर दे। उसका स्वभाव तो जानती हो। दुलारी ने कटाक्ष करके कहा, तुम तो मेहरिया के जैसे गुलाम हो गए। तुमने पूछा ही नहीं तो क्या करता। मेरी गुलामी करने को कहते तो मैंने लिखा लिया होता। सच तो अब से क्या बिगड़ा है, लिखा लो ना। 200 में लिखता हूँ, इन दामों महंगा नहीं है। तब धनिया से तो ना बोलोगे? नहीं, कहो कसम खाऊं, और जो बोले तो मेरी जीभ काट लेना। अच्छा तो जाओ, बर ठीक ठाक करो, मैं रुपए दे दूंगी। होरी ने सजल नेत्रों से दुलारी के पांव पकड़ लिए। भावावेश से मुंह बंद हो गया। सहुआइन ने पांव खींचकर कहा, अब यही शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं साल भर के भीतर अपने रुपए सूद समेत कान पकड़कर लूंगी। तुम तो व्यवहार के ऐसे सच्चे नहीं हो, लेकिन धनिया पर मुझे विश्वास है। सुना, पंडित तुमसे बहुत बिगड़े हुए हैं। कहते हैं इसे गांव से निकाल कर नहीं छोड़ा तो बाभन नहीं। तुम सिलिया को निकाल बाहर क्यों नहीं करते? बैठे बैठाए झगड़ा मोल ले लिया। धनिया उसे रखे हुए है, मैं क्या करूं? सुना है पंडित काशी गए थे। वहाँ एक बड़ा नामी विद्वान पंडित है। वह 500 मांगता है, तब प्रायश्चित कराएगा। भला पूछो, ऐसा अंधेर कहीं हुआ है? जब धर्म नष्ट हो गया तो एक नहीं 1000 प्रायश्चित करो, इससे क्या होता है? तुम्हारे हाथ का छुआ पानी कोई ना पिएगा, चाहे जितना प्रायश्चित करो। होरी यहाँ से घर चला तो उसका दिल उछल रहा था। जीवन में ऐसा सुखद अनुभव उसे ना हुआ था। रास्ते में शोभा के घर गया और सगाई लेकर चलने के लिए न्योता दे आया। फिर दोनों दाता दीन के पास सगाई की शायद पूछने गए। वहाँ से आकर द्वार पर सगाई की तैयारियों की सलाह करने लगे। धनिया ने बाहर आकर कहा, पहर रात गई, अभी रोटी खाने की बेला नहीं आई, खाकर बैठो। गपड़ चौप करने को तो सारी रात पड़ी है। होरी ने उसे भी परामर्श में शरीक होने का अनुरोध करते हुए कहा, इसी सहालग में लगन ठीक हुआ है। बता, क्या क्या सामान लाना चाहिए? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। जब तुम मालूम ही नहीं तो सलाह करने क्या बैठे हो? रुपए पैसे का डौल भी हुआ कि मन में मिठाई खा रहे हो? होरी ने गर्व से कहा, तुझे इससे क्या मतलब? तू इतना बता दे, क्या क्या सामान लाना होगा। तो मैं ऐसी मन की मिठाई नहीं खाती। तू इतना बता दे कि हमारी बहनों के ब्याह में क्या क्या सामान आया था। पहले यह बता दो, रुपए मिल गए? हाँ मिल गए। और नहीं क्या भंग खाई है? तो पहले चलकर खा लो, फिर सलाह करेंगे।
मगर जब उसने सुना कि दुलारी से बातचीत हुई है तो नाक सिकोड़कर बोली, उससे रुपए लेकर आज तक कोई उरिन हुआ है? चुड़ैल कितना कसकर सूद लेती है, लेकिन करता क्या, दूसरा देता कौन है? यह क्यों नहीं कहते कि इसी बहाने दो गाल हंसने बोलने गया था। बूढ़े हो गए पर यह बान ना गई। तू तो धनिया कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती है। मेरे जैसे फटे हालों से वह हंसे बोलेगी, सीधे मुंह बात तो करती नहीं। तुम जैसों को छोड़कर उसके पास और जाएगा ही कौन? उसके द्वार पर अच्छे अच्छे नाक रगड़ते हैं धनिया। तू क्या जाने उसके पास लक्ष्मी है। उसने जरा सी हामी भर दी, तुम चारों ओर खुशखबरी लेकर दौड़े। हामी नहीं भर दी, पक्का वादा किया है। होरी रोटी खाने गया और शोभा अपने घर चला गया तो सोना सिलिया के साथ बाहर निकली। वह द्वार पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसकी सगाई के लिए 200 रुपए दुलारी से उधार लिए जा रहे हैं। यह बात उसके पेट में इस तरह खलबली मचा रही थी जैसे ताज़ा चूना पानी में पड़ गया हो। द्वार पर एक कुप्पी जल रही थी जिससे ताक के ऊपर की दीवार काली पड़ गई थी। दोनों बैल नाद में सानी खा रहे थे और कुत्ता जमीन पर टुकड़े के इंतजार में बैठा हुआ था। दोनों युवतियां बैलों की चरनी के पास आकर खड़ी हो गईं। आगे की कहानी अगले भाग में।